नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यदि आपको इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। साथ में ही इसी मोबाइल नंबर पर हमने एक सुनो गवर्नमेंट नाम का ग्रुप भी बनाया हुआ है। यदि उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। उसमें हम ऐसी सभी इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं, डालते रहते हैं, और जिन भी दोस्तों के पास या एडमिन्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको इस ग्रुप में डालते रहते हैं, जिससे हमारे रिटायर्ड लोग जितने भी हैं वो इन्फॉर्म्ड रहें, उन्हें पता हो कि पेंशन के बारे में, स्पेशली ईपीएस पेंशन के बारे में देश में क्या चल रहा है, ईपीएफओ क्या कर रहा है, कोर्ट के डिसीजंस कैसे हैं, या पार्लियामेंट में क्या क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। इस टाइप की सभी इंफॉर्मेशन हम इस ग्रुप में डालते रहते हैं। तो आप इसमें इस ग्रुप मोबाइल नंबर के माध्यम से उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो एजेंडा आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये सीबीटी की मीटिंग, सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अभी 236वीं मीटिंग हुई थी 30/11 को। उसकी ये मिनट्स हैं और ये 451 पेज से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है जी। इस 451 पेज पर जो मीटिंग के डिसीजन हैं, मीटिंग में देखिए, मीटिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होती है तो ईपीएफओ की उसमें सभी बातें डिस्कस होती हैं। एम्प्लॉय रिलेटेड हों, देश भर में कहाँ ऑफिस खोलने हैं, ये दुनिया भर की बातें हैं ईपीएफओ को चलाने के लिए। लेकिन जो हमारा इश्यू था पेंशन से रिलेटेड, वो आइटम नंबर 26 पर दिया गया है। स्टेटस नोट ऑन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 4/11/2022 रिगार्डिंग पेंशन ऑन हायर वेजेस। ये इसमें इस वाले पॉइंट नंबर 26 पर ये मिनट्स में ये डिस्कस किया गया है हमारे जो भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं उनके द्वारा, या जितने भी यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके द्वारा। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसमें डिटेल में सिर्फ बैकग्राउंड दिया गया, यानी ईपीएफओ को डिसीजन कैसे हुआ, कितने कोर्ट्स में डिसीजन चल रहे हैं, किस केस में डिसीजन आया था। हम सभी को मालूम है कि 4/11/2022 को सुनील कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस केस में जो हमारा डिसीजन आया था, उस डिसीजन पर ही हमारी हायर पेंशन स्टार्ट हुई है। उससे पहले आरसी गुप्ता केस भी था, लेकिन हम इन दोनों ही केस की डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं ये जानता हूं अच्छी तरह से कि ईपीएफओ पेंशनर जितने भी हैं वो सभी इन डिसीजंस को बार बार पढ़ चुके हैं, बार बार इसको देख चुके हैं, और बहुत सी समस्याएं पिछले 2 साल में फेस कर चुके हैं। जॉइंट ऑप्शन से रिलेटेड हो, पेंशन से रिलेटेड हो, या पेंशन रिलीज होने से रिलेटेड हो, अमाउंट जमा करने से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट वगैरह से रिलेटेड हो, इसमें हम बहुत सी समस्याएं डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आज का वीडियो समर्पित है ईपीएफओ के झूठ पर। ईपीएफओ ने सदैव सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है, पेंशनर से झूठ बोला है, इवन पार्लियामेंट में भी जो लिखित जवाब दिए गए हैं उसमें भी झूठ बोला गया है। और मैंने ये कई वीडियोस में ये 1 बाय 1 जहां जहां मुझे मौका मिला है वहां मैंने ये बात बताई है। अब हम आज इसमें बात करेंगे कि आज इन्होंने क्या झूठ बोला है, इस केस में इन्होंने क्या झूठ बोला है, यानी मिनट्स में भी क्या झूठ लिखा गया है। पॉइंट नंबर 5 पे जो एक्चुअल स्टेटस है एप्लीकेशंस का, ये ऑलरेडी पहले भी आ चुका है मार्केट में, मतलब ईपीएफओ रिलीज कर चुका है इसको, कि टोटल 4,10,000 एप्लीकेशंस वो हैं जो 2014 से पहले वालों की है, और 13,38,000 समथिंग एप्लीकेशन इसके बाद वाला की है, यानी टोटल 17,48,000 पेंशन है। जबकि इस झूठ की बात मैं यहां करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जब यह डिसीजन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफओ ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें 1 करोड़ लोगों का डाटा लिया गया था, और 1 करोड़ लोगों के डाटा से यह बताया गया था कि 18 लाख करोड़ का इंपैक्ट आएगा ईपीएफओ के ऊपर यदि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लागू किया जाता है, जो कि गलत था। पहली बात तो 1 करोड़ का यदि आप देखें तो ये 1/6 तो वैसे ही हो गया, 1/6 तो ऐसे ही हो गया।
यदि 18 लाख करोड़ का इंपैक्ट उन्होंने वहां दिखाया था, तो आज हमें वो इंपैक्ट 3 लाख करोड़ के आसपास वैसे ही रह गया। और 3 लाख करोड़ से ज्यादा अमाउंट ईपीएफओ में हायर पेंशन लेने के लिए हम जमा कर रहे हैं। यानी जिसकी भी पेंशन आ रही है, जिसका भी केस आ रहा है, जिसको भी डिमांड लेटर आ रहे हैं, उन सब का अमाउंट मिला के, मैंने पीछे एक वीडियो में बताया है कि उन सब का अमाउंट भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा होता है। इस पे आने वाला इंटरेस्ट यदि आप देखें तो वो भी हजारों करोड़ में होता है साल भर का। यानी ईपीएफओ इन सब चीजों को छिपा रहा है। आगे चलते हैं। इसी टेबल में इन्होंने लास्ट में बताया है कि जो एप्लीकेशन एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है अभी, उनकी भी संख्या कम नहीं है, और जो टोटल एम्प्लॉयज को पेंशन मिलना है वो आप देखें तो केवल और केवल ये फिगर दी गई है इन्होंने, ये टोटल फिगर है। एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग अभी 3,11,000 है और 14,37,000 लोगों को पेंशन मिलना है। यानी मान लेते हैं कि 14,37,000 लोगों को आप पूरी पेंशन दोगे। ये 17 लाख को नहीं दोगे, क्योंकि इसमें से काफी अभी तो रिजेक्ट हो चुके हैं। रिजेक्ट होने के बाद भी यदि देखें और पेंडिंग को निकालें तो लगभग 14 लाख ही आता है फिगर। और यदि टोटल डिस्पोजल इन्होंने देखें तो देखिए, टोटल डिस्पोजल में इन्होंने इसी फिगर में दिया हुआ है कि लगभग 3,79,000 ये डिस्पोज ऑफ किए जा चुके हैं। यानी या तो रिजेक्ट किए गए हैं या इनको वापस भेजे गए हैं। यानी मैं कुल मिला के ये मानता हूं लगभग 12 लाख लोगों को ही, 12.5 लाख लोगों को ही पेंशन दिया जाना है। अब आते हैं जिस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया है, इसमें मैं इसको नहीं समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कहां किस हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है और किस हाई कोर्ट ने किस पॉइंट पे डिसीजन दिया है, ये भी इन्होंने इस मीटिंग में कवर किया है। ये एक अच्छी बात है कि ईपीएफओ ने खुद ही जानकारी दी है। ये जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं अब आता हूं उस पे। इन्होंने पेज नंबर 457 पे एक एग्जाम्पल दिया है। उस एग्जाम्पल को हम देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक की डेट ऑफ बर्थ 1960 है, 24 मई 1960 है, और दूसरे की है 1/1/1962। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी है इन्होंने, डेट ऑफ एग्जिट दे दी है 2018 की है, 2019 की है। ये सभी लोगों को हमारे ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। जो मैं मेन पॉइंट की बात कर रहा हूं, वो मेन पॉइंट हम इस पे आना चाहते हैं। मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने ये दिखाया है कि एग्जिस्टिंग पेंशन जो इनको मिल रही है वो 3,089 रुपीज मिल रही है, इनको 3,556 रुपए मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि इनको पेंशन मिल रही है और यही पेंशन मिल रही होगी। अब इन्होंने इनकी हायर पेंशन कैलकुलेट की है। एक व्यक्ति की 19,599 कैलकुलेट की है, दूसरे व्यक्ति की 16,000 कैलकुलेट की है। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तक हमारी जो पुरानी पेंशन है, वहां तक हमारा पैसा, यदि पुरानी पेंशन ही केवल हमको मिल रही है, तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए पॉजिटिव अमाउंट हमारा पड़ा हुआ है। यानी सरप्लस अमाउंट हमारा पड़ा हुआ है जो विद इंटरेस्ट होता है ईपीएफओ के पास। इसमें उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आप हमारा पहले 7 लाख रुपए यहां पॉजिटिव दिखाइए इन दोनों व्यक्ति का, इनका आप कैलकुलेट कीजिए, और 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए दोनों का जितना भी होता है, यानी सरप्लस फंड यहां तक आपका कितना है उसको आप बताइए। अब इन्होंने आगे क्या किया है कि रिवाइज पीपीओ इनके जारी किए गए हैं, और इनको जो पेंशन पर मंथ मिली है वो न्यू पेंशन में से पुरानी पेंशन घटा दी, यानी एरियर जो मिलेगा ये 16,510 पर मंथ मिलेगा और 12,912 इनको मिलेगा। ठीक, तो ये जो इन्होंने पेंशन बनाई है ये हमने देख ली। डिपॉजिट इन्होंने कितना किया है, 4,02,151 रुपए इनका दिखाया, और 6,02,151 इनका दिखाया, और 6,02,156 इनका दिखाया है। अब आप देखिए दोनों के डाटा अलग अलग हैं, दोनों की पेंशन में इतना डिफरेंस है, दोनों के एरियर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? दोनों की पेंशन में 19,000 और 16,000 इतना अंतर है, दोनों के डिपॉजिट में इतना अंतर है, और इन्होंने जो एरियर रिलीज किया है, इन व्यक्ति को 12 लाख एरियर रिलीज किया है और इन व्यक्ति को 6,97,000 रिलीज किया है। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आपने इतना एरियर रिलीज कर दिया। अब ये कह रहे हैं इमीडिएट लॉस आपको हुआ, यहां भी 6 लाख और यहां 95,000 लगभग। इसको इन्होंने देखिए 84 साल हमारे देश के अंदर आप कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की
मैं यहां पे उसे दिखा नहीं रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2020 की प्रेस ब्रीफिंग है कि 67 ईयर्स एवरेज एज है इंडिया के अंदर। और यदि हम उसे और थोड़ा सा मान लें, अभी 2024 में भी मान लें, तो 2024 में ज्यादा से ज्यादा वो 69 ईयर्स हो गई होगी, 70 ईयर्स हो गई होगी, 71 ईयर्स हो गई होगी। तो एक साल आगे पीछे होगा तो हम उसको मान सकते हैं कि भाई ठीक है, आपने सही कैलकुलेशन की है। लेकिन जहां 70 ईयर्स या 71 ईयर्स ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए थी, देश के अंदर देश की हर कैलकुलेशन, हर पॉपुलेशन डेटा ये कहता है कि हमारे एम्प्लॉयज की जो एक्सपेक्टेशन लाइफ एक्सपेक्टेड है वो 71 ईयर्स है, 70.46 ईयर्स है। तो आप 71 ईयर्स ले सकते थे, लेकिन यहां इन्होंने 84 ईयर्स लिया है। और 84 ईयर्स मान के 26 साल इन्होंने पे किया है, 26 साल इंटू 12, और ये जो डिफरेंस है इस तरह इन्होंने कैलकुलेट करके 45 लाख का पर व्यक्ति, 45,48,969 रुपीज लॉस दिखाया है ओवरऑल। और इन्होंने 34,29,508 रुपए यहां लॉस दिखाया है। ईपीएफओ को इतना लॉस होने वाला है, इन्होंने ऐसा बताया। अब मेरे दो पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया के अंदर 84 ईयर्स है ही नहीं। आपने ये बहुत ज्यादा लिया है, 13 साल ज्यादा लिया है, जो भी डाटा अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर उसके हिसाब से। चलिए यदि हम इसको भी मान लें। दूसरा, आपने इसमें 6 से 7 लाख जो हमारा पुरानी पेंशन का अमाउंट पड़ा हुआ है उसको कहीं भी सरप्लस शो नहीं किया है। यदि आप 7 लाख सरप्लस शो करेंगे तो ये अमाउंट अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा, जितना भी अमाउंट है। ठीक है जी, यदि आप 7 लाख हमारा सरप्लस शो करें तो यहां ये अमाउंट न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस पे जो लॉस निकाले जाते हैं, जब आप पेंशन अगले 16 साल देंगे या अगले 26 साल पेंशन देंगे, जो इन्होंने 26 ईयर्स लिया है, जब आप 26 ईयर्स पेंशन देते हैं किसी व्यक्ति को तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे आती है, यानी उस पर डिस्काउंट रेट लगाया जाता है 8% लगभग, जो कि एक्चुअली कैलकुलेशन में इन्होंने भी लगाया है। अब जब ये एक्चुअली स्टडी है तो आपने यहां एक्चुअली कैलकुलेशन क्यों नहीं लगाई? अब इन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, इतना लॉस इंटू 26 साल। ऐसा कैसे हो सकता है? आप क्या इस पैसे पे रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं लगाएंगे? क्या इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं लगाएंगे? क्या 8% डिस्काउंट यहां नहीं देंगे? और यदि देंगे 8% डिस्काउंट तो मेरा दावा है कि ये 7 लाख निकालने के बाद में 7 लाख सरप्लस यहां अमाउंट लेके ये लॉस में आएगा ही नहीं। दूसरा, जब ये लॉस में नहीं आएगा, इन्होंने कई बार एक पॉइंट और है कि इन्होंने कई बार ये माना है कि हम कोई इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन नहीं करते ईपीएफओ के अंदर। जब आप इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन करते ही नहीं है तो आप यहां इंडिविजुअल कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लागू करने के लिए, जबकि आपके पास इतना सरप्लस फंड पड़ा हुआ है। और इन्होंने यह भी दिखाया है कि 25 लाख पर पर्सन लॉस होगा यदि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू किया जाता है। यह टोटल भ्रामक खबर है और यही खबर इन्होंने मिनिस्टर के माध्यम से आगे भेजी है, क्योंकि ये मिनट्स में है। और इन्होंने यह भी दिखा रहे हैं कि यहां पे 9,500 करोड़ का लॉस अभी तक इनको हो चुका है। और यदि 50% भी लागू किया जाता है, एन इनिशियल एस्टिमेट suggested that an approximate sum of 1,86,000 crore will be depleted. I think depleted, yes, depleted out of the fund on settlement, even if as less than 50% of the joint option forms post 2014 received. उन पे कैलकुलेट किया है कि इन्होंने 1,86,000 होगा। इन्होंने ये नहीं बताया कि 1,86,000 3 लाख करोड़ तो बंदे जमा कर रहे हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट कहां से होगा? तो इसलिए ये फिगर भी इनकी टोटल भ्रामक है। मैं पूर्ण रूप से मानता हूं कि इन्होंने जो एक्चुअली कैलकुलेशन आप करवाइए, लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन में रिड्यूसिंग बैलेंस लीजिए, हमारा जो सरप्लस है उसको भी दिखाइए, तब आप एक्चुअल कह पाएंगे कि ये इतना लॉस आपको हो रहा है। मैंने अभी टेबल में बताया आपको कि इन्होंने जो टेबल में किस तरह लॉस कैलकुलेट किया है। ये तो पहली दूसरी क्लास के बच्चे की कैलकुलेशन है कि इसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो, 26 साल में हर महीने आप इतनी 26 साल में 12 महीने इंटू 12 महीने इंटू दिस अमाउंट और माइनस ये अमाउंट। तो इस तरह नहीं कैलकुलेट की जाती। जब आप एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे तो आपको रिड्यूसिंग बैलेंस लेना चाहिए था, डिस्काउंट रेट लगाना चाहिए था इस पे, और जब आप डिस्काउंट रेट लगाएंगे तो ये अमाउंट घट के अपने आप ही 84 साल में, हम मान लेते हैं 71 साल में हो सकता है आपको थोड़ा लॉस होता, लेकिन 84 साल में तो प्रश्न ही नहीं उठता कि आपको कोई लॉस हो रहा हो।
तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने पिछले कई वीडियो में यह कहा है कि हमको ईपीएफओ की रिपोर्ट को ही चैलेंज करना चाहिए। ना ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई और ना ही कहीं जो ईपीएफओ लिख के दे देता है पार्लियामेंट में वही बोल दिया जाता है, जो आगे बढ़ा देता है ईपीएफओ उसी को हम मान लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।